वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 11 चेतक की वीरता। ये एक कविता है आपकी बुक में। बुक का नाम है मल्हार, जो कि NCERT की नई किताब है NEP 20 के अकॉर्डिंग। इसमें आपका पाठ 11 है चेतक की वीरता, जो कि एक कविता है जिसे लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। इनकी आप फोटो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, है ना। तो कवि से परिचय हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम कविता पढ़ते हैं और फिर हम कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको व्याख्या करके बताऊंगी, अच्छी तरह से इसका मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी। तो कविता है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आगे है, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरे मस्तक पर कहा नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अज की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हाय टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ये कविता है श्याम नारायण पांडे जी की लिखी हुई। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटा। तो कवि कहते हैं कि चेतक के बारे में, चेतक जो है ये राणा प्रताप का घोड़ा था। राणा प्रताप का नाम आपने जरूर सुना होगा बेटा कहीं ना कहीं। राणा प्रताप एक भारतीय वीर थे जिनकी कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे, जिनके घोड़े की कहानी एक्चुअली राजा की नहीं, राजा के घोड़े की वीरता की इस कविता में वर्णन किया गया है बेटा। तो राजा के जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। तो ये कविता चेतक के ऊपर है और चेतक की वीरता के बारे में हम पढ़ेंगे इस कविता में। तो कवि श्याम नारायण जी कहते हैं, देखिए नाम है इनका श्याम नारायण पांडे जी। ये कहते हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। यानी कि रण बीच, रण कहते हैं युद्ध को, युद्ध के बीच में, रण मतलब युद्ध के बीच में, चौकड़ी भर भर कर, यानी कि चौकड़ी भरना यानी कि युद्ध के लिए तैयार होता था। वो चारों तरफ से लोगों को घेरने की कोशिश करता था घोड़ा, ताकि राणा प्रताप उनके ऊपर आक्रमण कर सके। तो युद्ध के बीच में चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला बन गया था। चौकड़ी भरना यानी कि युद्ध के लिए तैयार होना, पूरी तरह से अपना पूरी वीरता दिखाना, इसे कहा है चौकड़ी भरना। ठीक है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। यहाँ पर कवि कहते हैं कि राणा प्रताप का जो घोड़ा था उसको हवा से पाला पड़ गया था। हवा से उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, हवा से बात करता था, यानी कि वो बहुत फुर्तीला था। यहाँ पर हवा से पाला पड़ना बेटा एक मुहावरा है, जिसका मतलब होता है बहुत फुर्तीला होना। तो राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसका हवा से पाला पड़ गया था, यानी कि वो बहुत ज्यादा फुर्तीला था। यहाँ तक एक बात हो गई कि युद्ध के बीच में चौकड़ी भर भर करके चेतक बहुत निराला बन गया था, और राणा प्रताप का जो घोड़ा था ये चेतक, इसका तो हवा से पाला पड़ गया था। इन 4 लाइनों का ये अर्थ बनता है बेटा। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेटा पूछ सकते हैं। आगे है, गिरता न कभी चेतक तन पर, चेतक तन के बीच में देखिए है छाया हुआ ये। तो गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। घोड़ा कहते हैं बेटा जो हाथ में हंटर जैसा लिए हुए होते हैं, घोड़ा चलाने वाले या बैलगाड़ी चलाने वाले, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि चेतक के तन पर, यानी कि चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ता था। मतलब कभी भी राणा प्रताप को उसको कोड़ा नहीं उसके शरीर पर डालना पड़ता था। वो दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। तब राणा प्रताप को कभी भी अपने घोड़े के शरीर पर कोड़ा नहीं मारना पड़ता था, कोड़ा कभी उसके शरीर पर गिराना नहीं पड़ता था, यानी कि उसको केवल अपनी आवाज से कंट्रोल कर लिया करते थे राणा प्रताप। जो चेतक था वो अपने मालिक की, यानी कि राजा की बात को समझ जाया करता था कि राजा क्या चाहता है, उसे कोड़े से इशारा नहीं करना पड़ता था। वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर, अरे कहते हैं बेटा दुश्मन को, ठीक है, और मस्तक यानी कि माथा।
वो दौड़ रहा है दुश्मन के माथे पर। ऐसे लगता था कि जैसे वो दुश्मन के माथों पर दौड़ रहा हो, माथे पर दौड़ रहा हो, सिर पर दौड़ रहा हो, या आसमान पर घोड़ा था। या तो ऐसे लगता था उसको देखने में, जब वो चलता था, जब वो दौड़ता था, कि जैसे दुश्मनों के सिर पर चल रहा हो या फिर आसमान में हो। मतलब इतनी फुर्ती के साथ चलता था कि लगता था कि जैसे दुश्मनों के माथे पर चढ़ जाएगा और आसमान में चला जाएगा। आसमान में उड़ता हुआ सा वो घोड़ा लगा करता था, इतनी फुर्ती से चला करता था, दौड़ता था। वह तनिक हवा से बाग हिली। बाग देखिए बागडोर कहते हैं, जो कि हाथ में यहाँ पर राणा प्रताप ने पकड़ी हुई, इसे बाग कहते हैं। इसे बाग कहते हैं, ये रस्सी से जो पकड़ा हुआ होता है। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। कहते हैं यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि अगर जरा हवा से भी अगर बाग हिल जाती थी घोड़े की, तो वो सवार को लेकर उड़ जाया करता था। यानी कि चेतक के ऊपर जो भी बैठा हुआ होता था, आमतौर पर तो राणा प्रताप ही बैठते थे बेटा, तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो भी अगर बैठा होता था उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर, चेतक के ऊपर, तो अगर हवा से भी बाग हिल जाया करती, चाहे कोई सवार ना भी हिलाए, तो उसको लेकर के उड़ जाया करता था। यानी कि बहुत तेज दौड़ा करता था। और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जब तक राणा प्रताप अपनी पुतली नहीं फिरा पाते थे, पुतली यानी आंख की जो आईबॉल होती है बेटा, उसको पुतली कहते हैं, आपको पता है। तो राणा की पुतली भी नहीं घूम पाती थी, इससे पहले चेतक मुड़ जाया करता था। यानी कि किसी भी चीज को आप, गाड़ी भी जब मोड़ते हैं तो बेटा टाइम लगता है। कोई स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपको पता होगा मोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन ये घोड़ा इतनी फुर्ती से मुड़ जाता था कि राणा अपनी आंख की पुतली भी नहीं घुमा पाते थे, इससे पहले फिरा नहीं पाते थे, इससे पहले चेतक मुड़ जाया करता था। यानी कि बहुत फुर्ती से मुड़ जाया करता था। तो राणा की पुतली फिरने से पहले ही चेतक मुड़ जाया करता था। यानी कि आंख की पुतली इधर से उधर हो, उससे पहले घोड़ा मुड़ जाया करता था। आगे है कौशल दिखलाया चालों। उसने अपनी चालों में कौशल दिखाया। कौशल कहते हैं स्किल को, यानी कि उसने अपनी कलाकारी दिखाई अपनी चालों में। उड़ गया भयानक भालों में। भयानक भाले होते थे। भाला देखिए आप, भाला यहाँ पर देख पाएंगे, देख सकते हैं आप। राणा प्रताप ने भाला लिया हुआ है अपने हाथ में। ये भाला होता है बेटा, ये भी एक युद्ध का हथियार होता था। तो ऐसे भयानक भाले होते थे, उनके बीच में वो उड़ जाया करता। भाले किसके होते थे? दुश्मनों के हाथों में भाले होते थे, लेकिन उनके बीच में से भी चेतक उड़ जाया करता, मतलब फुर्ती से निकल जाया करता था। और निर्भीक गया वह ढालों में। जहां लोग ढाल लेकर खड़े हुए होते थे, उनके बीच में से वो निर्भीक जाता था। निर्भीक का मतलब होता है निडर, इसको डर नहीं लगता है। निर्भीक यानी कि निर्भय, इसको डर नहीं लगता है किसी चीज से। जहां लोग भाले लेकर के, ढाल कहते हैं तलवार के साथ ढाल होती है बेटा, ढाल से तलवार के अटैक से बचाव करते हैं लड़ने वाले लोग। तो जहां ढाल लेकर के लोग खड़े होते थे, उनके बीच में से वो निडर होकर निकल जाया करता था। सरपट दौड़ा करवालों में। करवाले क्या होते हैं? तलवार। करवाल यानी कि तलवारों के बीच में से वो सरपट दौड़ कर निकल जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं। वो अभी यही था, अब वो यहाँ नहीं रहा। वो है यही रहा, अब यहाँ नहीं। वो यही था पर अब यहाँ नहीं है। वह नहीं वही रहा है, वहां नहीं। वो वहां था पर अब वहां नहीं। मतलब उसके बारे में इतनी फुर्ती से चलता था कि सब कहते थे यही था, अब यहाँ नहीं है। वो वही था पर अब वहां नहीं है। थी जगह ना कोई जहां नहीं। मतलब वो इतनी फुर्ती से चलता था कि हर जगह दिखाई पड़ता था। तो लोग कहते थे, जब वो चलता था युद्ध के क्षेत्र में, किसी वॉर फील्ड में जब चलता था, तो लोगों को लगता था कि वो हर जगह दिखाई पड़ रहा है। इतनी फुर्ती से चेतक चलता था कि हर जगह सबको चेतक ही चेतक दिखाई पड़ता था। तो कहते हैं पांडे जी की वो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर चेतक दिखाई नहीं पड़ता था। मतलब इतनी फुर्ती से चलता था कि सबको चेतक ही चेतक दिखाई पड़ता था। किस अरि मस्तक पर कहानी, किस अरि मस्तक पर कहानी, मतलब किस दुश्मन के सिर के पास नहीं है वो, हर दुश्मन के माथे के पास चेतक दिखाई पड़ता था। आगे है बढ़ते न दिशा वह लहर गया। नद मतलब कि नदी, बढ़ती हुई नदी की तरह वो लहरा जाया करता था। जैसे नदी बड़ी तेजी से बहती है, ऐसे ही चेतक आगे लहरा जाता था, मतलब बड़ी तेजी से बढ़ जाया करता था। वह गया गया फिर ठहर गया। वो जाता था, जाकर के फिर वहां ठहर जाता था, जहां भी युद्ध करने के लिए जाया करता था। विकराल वज्रमय बादल था। विकराल मतलब बड़ा, विशाल, वज्रमय मतलब बिजली से भरे हुए बादल। वज्र मतलब बिजली, ठीक है। विकराल मतलब बहुत बड़ा, वज्रमय बादल था। बादलों में बिजली होती है, ऐसे ही बादलों के अंदर जैसे बिजली होती है, इसी तरीके से वो अरि की सेना पर
गहर गया। जैसे बादल होता है, बादल के अंदर बिजली होती है और वो बादल बरस जाता है, ऐसे ही वो दुश्मन की सेना पर बरस जाया करता था। कौन? चेतक। भाला गिर गया गिरा निशंग। तो निशंग कहते हैं बेटा तलवार को भी कहते हैं और तरकश को भी कहते हैं। तरकश इसमें तीर रखे हुए होते हैं, वो गोल सा जो होता है उसे भी निशंग कहते हैं। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि भाला गिर गया, निशंग भी गिर गया। निशंग तरकश को भी कहते हैं, तलवार को भी कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं बेटा, दोनों चीजों के लिए यहाँ पर कहा गया। हाय टापों में खन गया अंग, हाय टापों से खन गया अंग। और दुश्मन के टापों से, दुश्मन के हाय टापों से, जो हाय का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की टापों से अंग खन जाता था, मतलब कि जो खोद देता था घोड़ा अपने पैरों की टापों से। वैरी समाज रह गया दंग, दुश्मन समाज दंग रह जाता था घोड़े का ऐसा रंग देखकर। मतलब भाला गिर जाता था, तलवारें तरकश गिर जाते थे, और ये घोड़ा जब चलता था तो इसके पैरों से दुश्मन के शरीर खुंद जाते थे, शरीर कुचल दिया करता था अपनी टापों से, पैरों से। हाय टाप मतलब घोड़ा अपने पैरों से दुश्मन के शरीर को कूद दिया करता था, कुचल दिया करता था। और बैरी समाज यानी कि दुश्मन समाज दंग रह जाया करता था घोड़े का ऐसा रंग देख करके। तो एक बार फिर से हम पूरी की पूरी कविता को एक्सप्लेन करूंगी बेटा मैं आपके लिए। युद्ध के बीच में चौकड़ी भर भर के चेतक निराला बन गया था, राणा प्रताप के घोड़े का तो बिल्कुल हवा से पाला पड़ गया था। चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ता था। वो दौड़ता था तो ऐसे लगता था कि जैसे दुश्मन के माथे पर दौड़ रहा हो, दुश्मन के सिर पर दौड़ रहा हो, या फिर आसमान पर दौड़ रहा हो। जो तनिक हवा से, अगर जरा सी हवा से भी उसकी बाग हिल जाती थी, बागडोर को कहते हैं बेटा, तो रस्सी अगर उसकी घोड़े की हिल जाती थी जरा हवा से भी, तो सवार को लेकर उड़ जाया करता था। और इतना फुर्तीला था कि राणा की आंख की पुतली नहीं फिर पाती थी, उससे पहले घोड़ा मुड़ जाया करता था चेतक। और उसने अपनी चालों में कौशल दिखाया, अपनी पूरी करामातें दिखाई, अपने स्किल दिखाए। और भयानक भाले यहाँ वहां होते थे उसके चारों तरफ युद्ध क्षेत्र में, उनके बीच में से ऐसे तेजी से निकलता था कि जैसे उड़कर निकल गया हो। ढालों के बीच लोग ढाल लिए खड़े होते थे, उनके बीच में से निडर होकर के वो निकला करता था। और तलवारों के बीच से सर पर दौड़ के निकल जाया करता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो अभी अभी यही था लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। वो वहां था पर अब वहां भी नहीं है, ऐसी बात हुआ करती थी घोड़े के बारे में। जगह जगह ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पर वो दिखाई नहीं पड़ता था। तो वो इतनी तेजी से दौड़ता था कि हर दुश्मन को चेतक ही चेतक दिखाई पड़ता था। और किसी अरि मस्तक पर कौन सा दुश्मन था जिसके सिर पर वो दिखाई नहीं पड़ता था। मतलब हर दुश्मन को अपने सिर के ऊपर चेतक दिखाई पड़ता था। और बढ़ती नदिया की तरह, बढ़ती नदी की तरह वो लहर जाया करता था, लहरा करके बढ़ जाया करता था। जैसे कोई नदी बहती है इतनी तेजी से वो बह जाया करता था, लहर जाया करता था। और गया गया फिर ठहर गया, जाता था और फिर कहीं भी ठहर जाता था दुश्मन से लड़ने के लिए। विकराल वज्रमय बादल था अरि की सेना पर गहर गया। जैसे बादल थे, बिजलियों से भरे हुए बादल होते हैं, ऐसे ही वो दुश्मन की जो सेना होती थी उसके ऊपर गहरा जाता था, बादलों की तरह उनकी दुश्मन की सेना के ऊपर छा जाया। दुश्मनों के भाले गिर जाते थे, तलवारें तरकश गिर जाया करते थे, और घोड़े की टापों से उनके शरीर खुद जाया करते थे, कुचल जाया करते थे। उसे देखकर दुश्मन समाज हैरान हो जाया करता था। घोड़े का ऐसा रंग देख करके दुश्मन समाज हैरान हो जाया करता था। तो इस कविता में कवि ने चेतक की वीरता के बारे में वर्णन किया है। चेतक था राणा प्रताप का घोड़ा, जो कि राणा प्रताप के बारे में आपको अगर जानना है बेटा तो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी। फिलहाल तो इस कविता में चेतक की ही बात होगी। तो राणा प्रताप थे, उनका घोड़ा था चेतक, जिसकी कविता में हमने यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी पढ़ी है बेटा। अब हम कवि का परिचय ले लेते हैं वीर रस की कविताओं के। वीर रस की कविताएं वो होती हैं बेटा जिनमें किसी की वीरता का वर्णन किया जाता है। रस यानी कि रस के बारे में आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे बेटा। वीर रस का मतलब होता है वे कविताएं जिनको पढ़ के हमें किसी की बहादुरी के बारे में पता चले, वो वीर रस की कविताएं कहलाती हैं। ऐसे ही हास्य रस की कविताएं वो होती हैं जिन्हें पढ़ करके हमें हंसी आती है। तो वीर रस की कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध थे कवि श्याम नारायण पांडे जी। इनकी सबसे ज्यादा लोकप्रिय कविता थी हल्दी घाटी। इनकी काव्य कृति थी जिसमें की कविताएं छपी थी वो थी हल्दी घाटी, जो कि सन 1939 में छपी थी बेटा, है ना। अभी आपने जो कविता पढ़ी है ये चेतक की वीरता, ये भी इनकी हल्दी घाटी नाम से जो इनकी कविता थी उसका ये जो कविताओं की जो किताब थी उसमें से ही एक अंश है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, राणा प्रताप ने वो युद्ध लड़ा था, उसी के बारे में वहां पर चेतक की जो बहादुरी थी उसके बारे में ही इन्होंने यहाँ पर बताया है। भारत के आजादी के जो अंतिम वर्ष थे
आज़ादी का संग्राम चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। उस टाइम जो आखिरी वर्ष थे 1939 में देखिए ये छपा था। तो हल्दी घाटी काव्य कृति जो छपी थी उनकी, इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थी उनके अंदर सांस्कृतिक एकता को जगाने के लिए, उत्साह को जगाने के लिए इस कविता का बहुत इस्तेमाल किया गया था। इनकी जो कविता थी, जो कविताओं की किताब थी हल्दी घाटी, वो उस टाइम बहुत इस्तेमाल हुई थी लोगों ने। जैसे आजकल आपने सुना होगा, अभी कुछ साल पहले तक हम लोग सुनते थे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, जिस तरह भी हो कि ये सूरत बदलनी, ऐसे हम सुनते थे। ऐसे ही उस टाइम इनकी कविताएं गाई जाती थी जब हमारे देश के लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उस टाइम लोगों को यूनाइट करने के लिए कि राणा प्रताप का घोड़ा बहुत बहादुर था, ऐसे ही हमें भी बहादुर बनना है, इस तरह के इंस्पिरेशन के लिए लोग इनकी कविताएं गाया करते थे, एक दूसरे को सुनाया करते थे बेटा। तो जन्म हुआ था श्याम नारायण पांडे जी का 1907 में और इनकी मृत्यु हुई 1991 में। ये थे कवि हमारी कविता चेतक की वीरता के। तो इस पाठ का मैं आपको अभ्यास कार्य अलग से वीडियो में कराऊंगी। आपको कविता में कहीं कुछ डाउट है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं, कैसा समझ में आया वो जरूर बताइए बेटा, फीडबैक जरूर दिया कीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।